सब्जेक्ट ई 309 चैप्टर फर्स्ट फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम। इस चैप्टर में इस ई लेक्चर में हम आज टॉपिक 1.1 लेंगे, सोर्सेस ऑफ फॉल्ट। इस सोर्सेस ऑफ फॉल्ट के साथ में हम कुछ एक और टॉपिक का अध्ययन करेंगे, उसमें है तो सबसे पहले तो इसमें लेंगे कॉजेज ऑफ फॉल्ट या सोर्सेस ऑफ फॉल्ट। सेकंड हम देखेंगे नेचर ऑफ फॉल्ट्स। थर्ड है इफेक्ट ऑफ फॉल्ट और फोर्थ है फॉल्ट कैलकुलेशन। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ॉल्ट की डेफिनेशन क्या है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ़ॉल्ट किसको कहते हैं। तो विद्युत शक्ति प्रणाली या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में सिस्टम के किसी भी असामान्य स्थिति को फॉल्ट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, बसबार इत्यादि में इलेक्ट्रिकल फेलियर हो। इस फेलियर में इंसुलेशन फेलियर या कंडक्टिंग पाथ फेलियर भी शामिल है, जो कि शॉर्ट सर्किट और कंडक्टर में ओपन सर्किट को जन्म देते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ फॉल्ट या सोर्सेस ऑफ फॉल्ट। तो फॉल्ट के पावर सिस्टम में क्या कारण है, इसमें सबसे पहला है ओवर वोल्टेज ड्यू टू द स्विचिंग सर्जेस। तो स्विचिंग सर्जेस के कारण ट्रांसमिशन लाइन में ओवर वोल्टेज आता है, जो कि इक्विपमेंट में पहुंचकर उनको नुकसान पहुंचा सकता है। सेकंड है सीवियर लाइटनिंग स्ट्रोक्स। थर्ड है एजिंग ऑफ कंडक्टर। फोर्थ है हैवी विंड, रेन्स एंड स्नोफॉल। तो जब तेज़ हवाएं बहती हैं, भारी बारिश होती है या स्नोफॉल होता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल में फॉल्ट्स होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। फॉलिंग ट्री ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन पर कोई पेड़ गिर गया हो तो फॉल्ट्स की पूरी संभावना है, क्योंकि लाइनें आपस में शॉर्ट हो सकती है। एक्सेसिव इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेस ऑन द कंडक्टर, इस वजह से भी सिस्टम में फॉल्ट आ सकता है। हाई चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट कारण है एक्सीडेंट ऑफ व्हीकल विद टावर और पोल्स इन द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के पोल्स या टावर से कोई व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया हो और उसमें डैमेज आ गया हो, तो तार आपस में शॉर्ट हो सकते हैं, भिड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट कारण है पर्चिंग ऑफ बर्ड्स ऑन द लाइंस। इससे नेक्स्ट कारण है एक्सीडेंटल शॉर्ट सर्किट ड्यू टू द स्ट्रिंग और स्नैक्स। फिर लास्ट कारण हम ले सकते हैं केमिकल पॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, इसमें हम देख सकते हैं यदि कुल फॉल्ट 100% है तो उसमें से 50% फॉल्ट है वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में आते हैं। स्विच गियर में लगभग 15%, ट्रांसफार्मर में 12% के करीबन, केबल में 10%, मिसलेनियस 8%, कंट्रोल इक्विपमेंट में 3% और CT/PT के अंदर लगभग 2% के करीबन फॉल्ट्स आते हैं। इसके बाद में हम लेंगे नेचर ऑफ फॉल्ट्स। तो फॉल्ट्स आर क्लासिफाइड एज सिमेट्रिकल फॉल्ट्स एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। तो फॉल्ट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सिमेट्रिकल फॉल्ट, दूसरा है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट या सममित दोष।
यह वह फॉल्ट है जो कि सिमेट्रिकल दोष धाराओं को प्रोड्यूस करता है, यह जन्म देता है। यानी बराबर तो इनमें दोष धारा होती है, दोष धारा जो होती है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पर हो या विस्थापन पर हो, ऐसा दोष सममित दोष कहलाता है या सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट वह फॉल्ट है जो कि सिमेट्रिकल धाराओं को जन्म देता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट को बैलेंस फॉल्ट भी कहा जाता है। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब तीनों फेज एक साथ शॉर्ट सर्किट होते हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की तुलना में ये दोष शायद ही कभी अभ्यास में होते हैं। दो प्रकार के सममित दोष या सिमेट्रिकल फॉल्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले चित्र ए में ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स को दिखाया गया है। सेकंड है ट्रिपल लाइन टू ट्रिपल लाइन फॉल्ट। ये दोनों जो है वह सिमेट्रिकल दोषों को जन्म देते हैं। सेकंड है एसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स पे जाने से पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है कुल सिस्टम दोषों के लगभग 2 से 5% इनको माना जा सकता है या इसके करीबन ये होते हैं। फिर सेकंड है अब एसिमेट्रिकल फॉल्ट। वह दोष जो कि अनसिमेट्रिकल धाराओं को जन्म देते हैं को अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स कहा जाता है। इनमें जो धाराएं होती है वो असमान विस्थापन के साथ साथ असमान लाइन धारा होती है। यानी जो लाइन धारा होती है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं होती और उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 120 डिग्री या इक्वली 120 डिग्री नहीं होता। इन दोषों को अनबैलेंस फॉल्ट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये सिस्टम में असंतुलित धाराओं का कारण बनते हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट निम्न रूपों में से एक को हम ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सेकंड है डबल लाइन फॉल्ट और थर्ड है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये 3 तरह के फॉल्ट दिखाए हैं यहाँ पे। ये एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं। जब इनमें फॉल्ट्स आएगा तो ये अनसिमेट्रिकल धाराओं को सिस्टम में उत्पन्न करेंगे। ये जो नीचे तीनों फॉल्ट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं इसमें सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो है कुल सिस्टम दोषों के 70 से 85% तक होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा एक्यूरेंस जो है वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की ही होती है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड परसेंटेज एक्यूरेंस दे रखी है। तो सबसे ज़्यादा जो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट लगभग 85% इनकी एक्यूरेंस है। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये 5%, लाइन टू लाइन फॉल्ट है लगभग 8% और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट 2% से ऊपर। तो अभी तक हमने डिस्कस करा सोर्सेज ऑफ फॉल्ट, फिर नेचर ऑफ फॉल्ट में हमने देखे 2 प्रकार के फॉल्ट आते हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे इफेक्ट ऑफ फॉल्ट। जब फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट से फॉल्ट करंट बहेगी और ये जो फॉल्ट करंट इक्विपमेंट्स में बहती है तो वह इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचाती है। तो हम इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट धाराओं के कारण लाइनों, केबल्स आदि में अत्यधिक हीटिंग के परिणाम स्वरूप ये पिघल सकते हैं। और यहाँ तक कि आग या विस्फोट भी इनमें हो सकता है।
कभी कभी शॉर्ट सर्किट आर्क का रूप ले लेती है, जो कि विद्युत प्रणाली के एलिमेंट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में पावर सिस्टम में असंतुलन या अनबैलेंस कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। विद्युत व्यवस्था के स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, यहाँ तक कि यह विद्युत प्रणाली के पूर्णतः शटडाउन या कैस्केड ट्रिपिंग का कारण भी बन सकता है। विद्युत व्यवस्था में शॉर्ट सर्किट धाराओं के कारण अत्यधिक ताप से और दोष के कारण स्थापित असामान्य यांत्रिक तनाव या बल से अन्य उपकरणों को भी नुकसान हो सकता है। विद्युत व्यवस्था में वोल्टेज में कमी कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि रिले की प्रेशर कुंडली भी कार्य करना बंद कर देती है। उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मोटर और अन्य ड्राइव के आउटेज के कारण औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है। कभी कभी सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब कोई दोष विकसित होता है तो उसके द्वारा दूसरों में भी वोल्टेज और आवृत्ति में गिरावट आ सकती है। उपरोक्त सभी कारणों से हम ये देख सकते हैं कि यह ज़रूरी है कि सिस्टम में दोष की संभावना की गणना कर ली जाए और दोष से उपकरणों के बचाव के लिए दोष धारा की सही गणना की जाए। अब हमने जब दोष धारा के प्रभाव देख लिए हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। अत्यधिक दोष धारा के कारण इक्विपमेंट को नुकसान हो सकता है। तो अब हम नीड फॉर फॉल्ट कैलकुलेशन यानी दोष कैलकुलेशन की आवश्यकता क्यों है, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो विद्युत शक्ति प्रणाली यानी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम किसी भी समय दोषपूर्ण हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी भी गंभीर क्षति को रोकने के लिए हम प्रोटेक्टिव सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन उचित विद्युत संरक्षण प्रणाली या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव सिस्टम को इस्टेब्लिश करने से पहले दोषों के दौरान विद्युत प्रणाली की अवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे फॉल्ट के समय हम ये पता होना चाहिए कि अधिकतम और न्यूनतम धाराओं का मान क्या है, फॉल्ट वोल्टेज का मान क्या है, धारा और फॉल्ट वोल्टता में कालांतर क्या है। तो जब विभिन्न मानकों से हम इस तरह की जानकारी एकत्रित करके और दोष गणना करेंगे तो हम कंडक्टर के आकार और उपकरण रेटिंग की डिज़ाइन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। साथ में प्रोटेक्टिव सिस्टम की डिज़ाइन भी हम कर सकते हैं। तो हमने देखा दोष गणना की जो आवश्यकता थी उसको अभी देखा। तो दोष गणना में हम देख सकते हैं कि इसके लिए इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कंडक्टर के आकार और उपकरण रेटिंग की डिज़ाइन हमें करनी होती है। इसके लिए दोष विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। सभी उपकरणों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वे दोष धारा का सामना कर सकें जो आमतौर पर बड़ी मात्रा में बहती है। जब दोष धारा को संतुलित और असंतुलित दोषों में निकाल लिया जाए तो कंडक्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है कि वे इस तरह की विशाल धारा का सामना कर सके। सेकंड है प्रोटेक्टिव सिस्टम की डिज़ाइन। तो विद्युत प्रणाली में प्रयुक्त उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर या लोड उपकरण शॉर्ट सर्किट धाराओं से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यही कारण है कि हम एक प्रणाली में बहने वाली विभिन्न धाराओं का विश्लेषण करते हैं और रिले को डिज़ाइन करते हैं जो कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप करके फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से अलग
करती है। यही कारण है हम दोषों का अध्ययन कर अलग अलग दोष धाराओं की गणना करते हैं और रिले को तदनुसार ट्रिप करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। धन्यवाद।